This conference will now be recorded. चलिए, तो आज के टॉपिक आपदा प्रबंधन में हमने इस निबंध की ड्राफ्टिंग तो कर ही ली है। ड्राफ्टिंग में हमने पहला पॉइंट बनाना है कि हम इसकी प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, है ना, इसका आमुख कैसे बनाएंगे, इंट्रो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए ये आपके सामने एक स्लाइड आपको दिख रही होगी सभी लोगों को, और वो स्लाइड है कि आपदा प्रबंधन में अगर हम कोरोना को एक आपदा माने तो हम शुरुआत में ये नहीं दिखाएंगे, हम शुरुआत में इनमें से कुछ डेट्स यूज करेंगे बड़े बड़े देशों की, या ऐसा करेंगे। आपके सामने स्लाइड है, इसमें 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट के लगभग दो बड़े बड़े देशों की डेट आप ले लीजिए, है ना। एशिया महाद्वीप में देखें तो 1 फरवरी से पहले लगभग 26-27 जनवरी के आसपास चाइना के वुहान में, ठीक है। फिर भारत का नंबर आएगा, उसके बाद फिर आप अफ्रीका चलें, यूरोप जाएं। यूरोप में सबसे ज़्यादा इंग्लैंड और स्पेन और इटली प्रभावित देश हैं, उनको लें। अमेरिका महाद्वीप में नॉर्थ अमेरिका, साउथ में सबसे ज़्यादा असर ब्राज़ील में है, तो ब्राज़ील ले लें। ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी, ठीक है। केवल डेट लेनी है आपको और देशों के नाम दिखाने हैं। एक शुरुआत तो ये होगी, और ये सब करने के बाद आप ये दिखाएंगे कि ये डेट अभी तक की सबसे बड़ी आपदा जिसने विश्व को एक साथ प्रभावित किया, ना पहले देखा गया, ना सुना गया, ना समझा गया, और वो है कोरोना आपदा, महामारी आपदा, ठीक है। इसमें न्यूजीलैंड का नाम जानबूझ के डाला गया है। न्यूजीलैंड के अलावा एक दो देश और हैं जिनका नाम आप डाल सकते हो, और वो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। तो इस प्रस्तावना के पहले हाफ में उन देशों में जहां पर कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा है, और सेकंड हाफ में आप कोरोना के उन देशों का नाम लिखेंगे जहां कोरोना खत्म हो चुका है। उन देशों ने विधिवत घोषणा कर दी है कि कोरोना खत्म हो चुका है, ठीक है। डेट्स के साथ रखेंगे। कोरोना को न्यूजीलैंड ने परसों डिक्लेयर किया है, कल या परसों, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग एक बार देख लेना ऑनलाइन से, ठीक है। इतनी डेट्स लिखने के बाद अब इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे कि उपरोक्त डेट में प्रारंभिक देश, आप मुझे चाहें तो रेड से तो नहीं, ब्लैक अंडरलाइन करके दिखा सकते हैं कि उपरोक्त पैराग्राफ में जो ब्लैक पेन अंडरलाइन है वो देश आपदा की ओर दिखाते हैं जो ना देखी गई ना सुनी गई। अन्य देश उस प्रबंधन को दिखाते हैं जहां केवल 3 महीनों में, 4 महीनों में इस पर नियंत्रण पा लिया गया। तो इस तरह से आपने अपनी शुरुआत में आपदा भी दिखा दी और उसका प्रबंधन भी दिखा दिया। एक शुरुआत तो आपकी ये हो सकती है जो बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाएगी क्योंकि करंट अफेयर से जुड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन उसमें डेट्स को आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। ओके, ये स्थिति भारत में भी हो सकती थी। भारत के भी आप शहर या जिलों का नाम ले सकते हैं। केरल का एग्जाम्पल सबसे शुरुआत पहले हुई, लेकिन कंट्रोल बहुत अच्छा है वहां पर। राजस्थान के जोधपुर, जयपुर जैसे शहरों में शुरुआत हुई, लेकिन वहां स्थिति कंट्रोल में थी। अब फिर बिगड़ गई, एक अलग बात है, ठीक है। मेरे हिसाब से वैश्विक स्तर वाला उदाहरण ठीक रहेगा क्योंकि ये आपदा विश्व स्तर की आपदा थी और पहली आपदा थी जो पूरे विश्व स्तर में एक साथ आई। ओके, पिछले क्लासेस में हमने ये निबंध लिखाए हैं, लेकिन वहाँ शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ एक लाइन यूज की गई थी, आपदा प्रबंधन टीम का है संकल्प
आपदा प्रबंधन टीम का है संकल्प, राहत पहुंचाना यही है विकल्प। राहत पहुंचाना यही है विकल्प। ठीक है, तो इस लाइन को हम भले ही प्रारंभ में यूज नहीं कर पाएंगे, कर रहे हैं हम, बीच में कहीं यूज कर सकते हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत बेहतर शुरुआत है ये। पिछली क्लासेस में समीक्षा अधिकारी वाला जो बैच था, आप जैसा ही सचिवालय और लोक सेवा आयोग वाला, उसमें शुरुआत हमने विभिन्न आपदाओं से प्रभावित देशों होने वाले नुकसानों को आमुख बनाया था, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली क्लासेस में क्या हुआ और आपके साथ क्या नया हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हमने भारत का सीन लिया था प्रारंभ करके हुए कि भारत का 60% हिस्सा भूकंप से, 12% हिस्सा बाढ़ से, 68% हिस्सा एग्रीकल्चर भूमि सूखे से प्रभावित है। यह है आपदा। ठीक है, तो ये कुछ शुरुआतें हैं और जिसमें आपको जो कंफर्टेबल और सबसे अच्छी लगे आप अपने हिसाब से यूज कर लीजिए। ये शुरुआत थोड़ी नकारात्मक लेकिन टॉपिक ही नकारात्मक है, तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो बात आपदा की थी, तो आपदा को प्रबंधन करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने जरूरत से ही क्या प्रारंभ किया है, अपना विषय प्रारंभ किया। इसलिए नकारात्मक ना माना जाए, या आप लिख भी सकते हो कि यद्यपि नजरिया थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन विषय की प्रकृति को देखते हुए हमें सबसे पहले जिसकी जरूरत है उसी चीज को लिखा जाएगा, और वो जरूरत है नकारात्मकता को दूर करने की, अर्थात आपदा को प्रबंधन के माध्यम से दूर करने की। इस तरह से आपका आमुख ये तैयार होगा। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप ये आराम से कर सकेंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये दृश्य बन गया कुल मिलाकर आपका, पूरी दुनिया का दृश्य आपने इन तारीखों के माध्यम से, और प्रबंधन का दृश्य भी इन तारीखों के माध्यम से आपने दिखा दिया है। संभव होता है बात क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो हमारी ड्राफ्टिंग का पहला टॉपिक, पहला हेडिंग जो वहां नहीं बनेगा और वो है आमुख, वो आपका तैयार है। ठीक है, चलिए इस चीज को थोड़ा सा और सकारात्मक बना सकते हैं आपदा के लिए। क्या लिखेंगे, विश्व के सभी देश, विशेषकर भारत और भारत में विशेषकर उत्तराखंड, भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक प्रकोपों से अवश्यंभावी रूप से जुड़ा हुआ है। लिखते जाएं, वर्ल्ड, इंडिया एंड स्पेशली उत्तराखंड are closely related to the disasters due to the geographical and climatic conditions. ठीक है, इनमें से जो प्राकृतिक हैं या मानवीय भी हैं, तो जो प्राकृतिक हैं उनमें से बचाव की गुंजाइश है, और जो मानवीय है उनमें रोकथाम की गुंजाइश है। इस स्थिति में हमें जरूरत महसूस होती है आपदा को समझने से लेकर उसके प्रबंधन तक की। और 2015 से, स्पेसिफिकली 15-16 से और उससे पहले इस पर काफी काम किया जा चुका है। ठीक है, तो इन कामों को समझने से पहले सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि आपदा होती क्या है। तो आप क्या समझाने जा रहे हैं, आप आपदा को समझा रहे हैं, व्हाट इज डिजास्टर। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप, यह शब्द निम्नलिखित विशेषताओं को, निम्नलिखित का मतलब वहां निम्नलिखित नहीं लिखना है,
यह स्थिति लिखना पड़ेगा क्या? यह स्थिति निम्नलिखित बिंदुओं को अपने अंदर शामिल करती है। ठीक है, नंबर 1 आपके लिए, नंबर 1 है वहां नहीं। सबसे पहले कि यह अप्रत्याशित होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब हमें पता है कि आएगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कब, कैसी और कितनी आएगी। इस सेंस में अप्रत्याशित है, अनएक्सपेक्टेड है। या अनिश्चित भी, हम नहीं चाहते कि ये आए। तो अपेक्षित भी अनिश्चित है और अप्रत्याशित है। प्लस चरम यानी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, चरम स्थितियां लेकर आती है। चरम किस मामले में? प्रभाव के मामले में, और वो है क्षति, लॉसेस। फिर शामिल करेंगे, यह त्वरित होती हैं। इनके आने की जो स्पीड है, फैलने की जो स्पीड है, वो पलक झपकते ही है। कुछ की तो पलक झपकते ही है, जैसे अर्थक्वेक, है ना, हमने पढ़ा भी था कि सबसे ज्यादा अपूर्व सूचनीय है, विद इन सेकंड आ सकता है, और विद इन सेकंड वो लाखों हजारों किलोमीटर में फैल सकता है। क्लियर है? तो त्वरित और तीव्र गति से आती हैं, फास्टर हैं। ठीक है, तो ये तो प्राकृतिक घटना है, आप लिखें ये। लेकिन ये आपदा कब बनती है, ये भी समझाएं। आपदा बनती है कब? जब ये आवासीय क्षेत्रों में हानि पहुंचाती हैं। जब तक ये क्षति नहीं पहुंचाएंगी, तब तक इनको प्रकोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकोप, हैजार्ड्स। तो आपदा और हैजार्ड्स में फर्क समझ में आ गया? अगर ये केवल आई हैं और बिना हानि किए हुए चली गई हैं, मानव हानि को, तो ये क्या है? हैजार्ड्स हैं, प्रकोप। लेकिन जब ये हानि करेंगी तो क्या बन जाएंगी? आपदा बन जाएंगी। तो इन शब्दों का फर्क आपको समझाना पड़ेगा। तो जो मैंने पहले पार्ट में चर्चा की, वो हैजार्ड बन के भी रह सकता है, प्रकोप बन के भी रह सकता है। लेकिन जैसे ही इसमें मानवीय क्षति जुड़ेगी, आर्थिक क्षतियां जुड़ेंगी या मानव से संबंधित क्षतियां जुड़ेंगी, तो ये अब प्रकोप से आगे चलकर आपदा में बदल जाएगी। तो वो लिखें आपदा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपदा प्रबंधन में आपने आपदा शब्द को परिभाषित किया। तो सर्वाधिक अपूर्व सूचनीय, फास्ट गति से आने वाली, ठीक है, बड़े क्षेत्र में फैलने वाली, ऐसे प्रकोप जो मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं किसी प्रकार की, उन्हें हम आपदा कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रकृति दुर्घटनाग्रस्त है, यानी एक तरह का एक्सीडेंट होती है। तो प्राकृतिक आपदाओं को हम दुर्घटना कहते हैं। और सबसे जरूरी चीज ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिमम लोग नहीं लिखेंगे, वो है मानव समुदाय की सहन करने की क्षमता से अधिक। ध्यान से सुनिएगा, मानव समुदाय के सहन करने की क्षमता से अधिक। जैसे ही ये मानव की सहन करने की क्षमता से अधिक होती है, तब ये क्या बनेगी? आपदा। तब तक क्या है? वो प्रकोप है या प्राकृतिक घटना है। ठीक है, तो ये हुआ आपदा। अब बात करते हैं प्रबंधन की। आपको समझना पड़ेगा प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, तो प्रबंधन शब्द एक उद्देश्य के लिए संबंधित पहलुओं का या प्रयासों का एकीकरण है। एक उद्देश्य के लिए संबंधित पहलुओं या परिस्थितियों का ऐसा एकीकरण है जिसमें इंटीग्रेशन है, जिसमें रिसोर्सेस का यानी संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करते हुए, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, अधिकतम
प्रयोग करते हुए हानि को न्यूनतम मिनिमाइजेशन और मिटिगेशन ऑफ लॉसेस और लाभ को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है और प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाता है। तो प्रबंधन में 3 या 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले एकीकृत प्रयासों को एक साथ लेकर आना, और वो कौन से प्रयास होंगे? जो एक उद्देश्य से जुड़े हुए होंगे। नंबर 1 तो एक उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 2 संबंधित प्रयासों का एकीकरण होना चाहिए। नंबर 3 उद्देश्य है हानि को कम करना, और नंबर 4 लाभ को अधिकतम करना। आप दोनों को मिला देने पर आपदा प्रबंधन की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कहता है, एक मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा बदलना है। आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार आपदा प्रबंधन, पूरा लाइन लिखना है अच्छे से, आपदा प्रबंधन समीचीन योजना, समीचीन का मतलब होता है कंटेम्पररी प्लान, समीचीन योजना, कौमा संचालन, कौमा समन्वय और कार्यान्वयन का मतलब इम्प्लीमेंटेशन, समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन, संचालन का मतलब ऑपरेशन। तो संचालन, समन्वय और कार्यान्वयन संबंधी उपायों की सतत और एकीकृत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस। जो मैंने अभी बोला था वही चीजें हैं। फिर सुन लें, आपदा प्रबंधन समीचीन योजना, कंटेम्पररी प्लान, संचालन, ऑपरेशन, समन्वय कोऑर्डिनेशन और कार्यान्वयन संबंधी इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड उपायों की सतत और एकीकृत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस, विच इंक्लूड 6 एलिमेंट, जिसमें 6 तत्व शामिल होते हैं। रोकथाम, प्रिजर्वेंस, रोकथाम का मतलब। नंबर 2 प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 3 तैयारी, प्रिपरेशन। नंबर 4 कार्यवाही, एक्शन। नंबर 5 पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। नंबर 6 पुनर्निर्माण एवं सामान्य जीवन की बहाली, रिजुवेनाइजेशन ऑफ कॉमन लाइफ। फिर सुन लीजिए, रोकथाम, प्रशासन, तैयारी, कार्यवाही, पुनर्वास, और लास्ट में है पुनर्निर्माण एवं सामान्य जीवन की बहाली, अर्थात रिकंस्ट्रक्शन एंड रिजुवेनाइजेशन ऑफ कॉमन लाइफ। ठीक है, ये तो एक तरह की परिभाषा है, लेकिन आपको परिभाषा के तौर पर नहीं लिखना है। मैं पिछली बार भी मना कर चुका हूँ, आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि कुछ लोगों ने पर्यटन वाले निबंध में स्टार्टिंग की थी राहुल संख्यात्यायन के विषय से और नीचे लिख भी दिया राहुल संख्यात्यायन। बिल्कुल नहीं करना है काम, किसी के अनुसार नहीं लिखना है। मैंने पहले कहा के अनुसार शब्द का प्रयोग ना करें, बेहतर होगा। आप ही बताएं, जैसे इसमें हमने लिखना था, जहां तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति का सवाल है, तो वहां आपदा को निम्न प्रकार से समझा गया है, समझे, इस तरह से लिखें। ठीक है, बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा नहीं चलेंगे। जब आप
परिभाषा लिख रहे होंगे, जैसे आप लोग उत्तरों में करते हैं ना अपने आंसर्स में, कि आप इनवर्टेड कोमा में खत्म करते हैं और नीचे डैश लगाकर नाम लिख देते हैं। ये निबंध में बिल्कुल नहीं करना है, ये फिर पछताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर दें ये लिखते हुए कि जैसा कि राष्ट्रीय नीति में समझा गया है, समझाया गया है, माना गया है। आगे लिखें इसमें, इससे स्पष्ट है पहले 3 तत्वों को, यानी रोकथाम, प्रशासन और तैयारी को आपदा पूर्व चरण, आपदा पूर्व चरण और 4, 5, 6 को आपदा उपरांत चरण में शामिल किया गया है। और इस तरीके से आपने आपदा प्रबंधन को परिभाषित भी कर दिया। अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं, इस आपदा प्रबंधन को अंततः क्या कहें। हमने आपदा समझाई, प्रबंधन समझाया, फिर राष्ट्रीय नीति के अनुसार दोनों को समझा दिया। अंततः हम कह सकते हैं, लिखें आप, अंततः हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन सतत और समेकित, कॉन्टिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड। एक सेकंड आप लोग वेट करेंगे। सतत और समेकित प्रक्रिया, इंटीग्रेटेड एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तथा उपायों का कार्यान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजरमेंट्स। उपाय का मतलब यहाँ पर सॉल्यूशंस से है। तो आपदा प्रबंधन की योजना एक सतत, समेकित प्रक्रिया और उपायों का कार्यान्वयन है, जिसमें निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1, जोखिम को कम करना, जोखिम को, तो रिडक्शन इन हैजार्ड्स। नंबर 2, आपदाओं के परिणामों को कम करना, तो रिड्यूस और मिटिगेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर और हैजार्ड्स। नंबर 3, ऐसा करते समय ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता निर्माण करना, ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता निर्माण करना, कैपेसिटी बिल्डिंग विथ नॉलेज मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग विद नॉलेज मैनेजमेंट। नेक्स्ट, त्वरित कार्यवाही करना, रैपिड एक्शन। नेक्स्ट, आपदा की तीव्रता और प्रभावों का आकलन, आपदा की तीव्रता और प्रभावों का आकलन, मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी एंड इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर, इंटेंसिटी एंड इम्पैक्ट का असेसमेंट करना। नेक्स्ट, राहत और बचाव कार्य, रिलीफ वर्क। और अंततः आपदा पश्चात पुनर्वास और पुनर्निर्माण, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर हैजार्ड और डिजास्टर। ठीक है, ये हैं आपदा प्रबंधन के अर्थ। थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन अब विषय की प्रकृति ऐसी है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। आप लोग कोशिश करें, छोटा कर सकते हैं तो जरूर करें इसे। ठीक है, चलिए, समझाने के बाद हमको लिखना है कि आपदा प्रबंधन की हमें जरूरत क्या है। ठीक है, तो कोरोना से बेहतर जरूरत तो कोई दिखा ही नहीं सकता। तो
याद रखिएगा, कोरोना की जब हम इम्पैक्ट लिखेंगे, उन इम्पैक्ट को ही हम जरूरतें बना लेंगे। जैसे कुछ और डेटा जोड़ेंगे इसमें हम। वर्ल्ड बैंक के अनुसार दो 1996 से लेकर 2000 के दौरान केवल भारत के जीडीपी में 2.5%, जीडीपी ऑफ इंडिया में 2.5% और रेवेन्यू में 12.5% की कमी या लॉस आया है, लॉस हुआ है डिजास्टर की वजह से। जबकि वैश्विक स्तर पर कोरोना से पहले 2.5 ट्रिलियन डॉलर 2.5 ट्रिलियन डॉलर की क्षति हो चुकी है। जाहिर सी बात है, ये क्षति तो कोरोना के सामने कुछ भी नहीं है, तो आपको कोरोना के इम्पैक्ट्स के साथ ही सबको ऐड करना है। तो बताना कि कोरोना से पहले का आंकलन ये है और उसके बाद की तस्वीर तो और भी भयावह है। और लिखें, बहुत कम लोग लिखेंगे इसे, कि माना जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं से टोटल वर्ल्ड का 60% से अधिक 60% से अधिक विकासशील देशों में प्रभाव है। यानी मोस्ट वर्नेबल एरियाज आर अ डेवलपिंग कंट्री फ्रॉम डिजास्टर। विकासशील देश में वर्ल्ड की 60% से अधिक आपदाएं आती हैं या वो वर्नेबल कंडीशन में है, सुभेद्यता है ना। विशेषकर एशिया महाद्वीप में डिजास्टर से हुई कुल मौतों का 60%, डिजास्टर से हुई मौतों का कुल 60% और प्रभावित लोगों का 85%, इफेक्टेड लोगों का 85%। ठीक है, एक दो आपदाओं का नाम दे दें जिनमें सबसे बड़ी भूमिका है, सबसे बड़ी डिजास्टर्स हैं सूखा और बाढ़, ड्रॉट एंड फ्लड। ठीक है, एशिया सबसे ज्यादा इसलिए वर्नेबल कंडीशन में है क्योंकि पॉपुलेशन चाइना और भारत जैसे, बांग्लादेश जैसे, इंडोनेशिया जैसे देश, विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देश वाले मैक्सिमम देश एशिया में ही हैं, है ना। और उनमें से मैक्सिमम देश रिंग ऑफ फायर पर स्टैब्लिश हैं, जापान जैसे देश, फिलीपींस जैसे देश। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ज्यादा नुकसान एशिया में होता है। तो एक कारण भी दिखा सकते हैं कि उसके कारण भी स्पष्ट है, अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो इतने खतरनाक हानियां एक ही चीज की इशारा करते हैं और वह प्रबंधन। ठीक है, आगे लिखें। कोई प्रबंधन तभी संभव है जब हमारे पास आपदाओं को लेकर अधिकतम नॉलेज हो। लिखिएगा साफ साफ इस चीज को। और आपने एक चरण लिखा भी था आपदा प्रबंधन का, नॉलेज मैनेजमेंट, है ना। तो नॉलेज मैनेजमेंट हमें बताता है कि कोई प्रबंधन तभी बेहतर होगा जब हमारे पास उससे संबंधित अधिकतम सूचनाएं होंगी। इस संबंध में सबसे पहली सूचना है कि आपदा कितने प्रकार की होती है, इसको समझने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, तो अब हम आपको वही समझाने जा रहे हैं, आपदा कितने प्रकार की होती है। तो अब आप क्या समझेंगे, आपदा कितने प्रकार की है। इसके लिए आपको ये स्लाइड जो आपको आपके पीपीटी स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसको फॉलो करना है। ठीक है,
एक तो ये लाइंस जो सिंपल आपको नंबर दिख रहे होंगे, आप ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सतही लगता है, बचकाना सा लगता है। तो उससे बेहतर है कि आप ये वाला जो चार्ट आपके सामने है वो दिखाएं कि दो तरह के हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक के दो भाग हैं, ग्रही यानी प्लानेटियल, पूरे प्लानेट में आती हैं, और दूसरी होती हैं जो पृथ्वी से ऊपर यानी अंतरिक्ष में होती हैं, पृथ्वीतर कहते हैं इनको, एबव द अर्थ। तो एक प्लानेटरी है, प्रकोप, ग्रही प्रकोप कहते हैं इनको। प्लानेटरी में दो तरह की हैं, एक पृथ्वी पर होने वाली यानी अंदर से होने वाली, और एक एटमॉस्फेयर में होने वाली, वायुमंडल में होने वाली। जो पृथ्वी के अंदर होती हैं उनको इंडोजेनेटिक कहते हैं, अंतर्जात, और जो वायुमंडल में होती हैं उनको एक्सोजेनेटिक कहते हैं, बहिर्जात। जो इंडोजेनेटिक हैं आपके सामने, सब सामने हैं। अंतर्जात यानी पृथ्वी के अंदर से पैदा होने वाली, तो आप जानते हैं कि भूस्खलन और भूकंप और ज्वालामुखी सबसे बड़े हैं। एटमॉस्फेयर में होने वाली जो सबसे जरूरी चीज है वो है साइक्लोन, स्ट्रोम्स, फ्लड, ड्रॉट, कोल्ड वेव और थर्मल वेव। शीतलहर, ताप लहर। ताप लहर का मतलब जो लू लपट चलती है वो, तो ब्रैकेट में लू या लपट लिख देंगे उसे। स्थानीय भाषा में यही नाम है उनके, ज्योग्राफी की भाषा में लू है। अब आइए मानव जनितों पर। तो भौतिक, रासायनिक और जैवीय। भौतिक, भूकंप, भूस्खलन, मृदा अपरदन। रासायनिक में केमिकल एक्सप्लोजन्स या केमिकल का रिसाव, जैसे समुद्र में हो जाता है, बड़े बड़े तेल भरे टैंकर समुद्र में पलट जाते हैं और लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर का समुद्र का पानी विषाक्त, पॉइजनेट हो जाता है। इसके बाद एटॉमिक टेस्ट भी हैं। चेरनोबिल की दुर्घटना आप याद दिला सकते हैं यहाँ पर एटॉमिक में। जापान की हिरोशिमा और नागासाकी दिखा सकते हैं। जैविकी में आप देख रहे हैं कि वर्तमान का वायरस कोरोना, और अभी टिड्डियों का हमला भी हुआ था, है ना, वो भी आप ले लेंगे इसमें। इसके अलावा मानव जनित में एक्सीडेंट्स लिखेंगे आप, दुर्घटनाएं। जैसे आप देखते हैं रेल दुर्घटनाएं होती हैं कई बार। कोरोना के टाइम में 2-3 दिन में लगातार बहुत बड़े केसेस आए एक्सीडेंट्स के, जिसमें जो माइग्रेंट्स थे वो मारे गए, उनको लेंगे। प्लेन क्रैश की दुर्घटनाएं आती हैं, तो एक्सीडेंट्स या दुर्घटनाओं को भी आप आधार बनाएंगे। आपका दृश्य भी बन सकता था, जो दुर्घटनाओं संबंधी जो दृश्य है ना, ये जो आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं प्रकार, इनसे आप दृश्य भी बना सकते थे, वो भी एक शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे बेहतर रहेगा कि आप चार्ट बनाकर वहाँ, और जिनको अच्छा प्रॉब्लम वो नीचे जो लिखी गई है उन लाइंस को फॉलो कर लें, इजी रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से आप आसानी से नोट कर लिया सभी लोगों ने। जो लाइंस हैं उसमें कुछ एक दो एक्स्ट्रा लिख दी है मैंने, तो कोई फर्क नहीं उससे। अब इन सब के एग्जाम्पल मैंने साथ साथ दिए हैं, आपको भी देने हैं। ठीक है, जितनी आपदाएं आपने ऊपर लिखी हैं इन सबके उदाहरण, आपको बड़े उदाहरण देने हैं। तो मुझे लगता नहीं कि आपको वहाँ समझाने की आवश्यकता है कि कौन कौन से उदाहरण हैं। फिर भी अगली स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि कुछ बड़े उदाहरण मैंने लिए हैं कोरोना के अलावा। ओके, तो हम लिख रहे थे कि आपदा प्रबंधन के लिए सबसे जरूरी है कि नॉलेज हो, नॉलेज मैनेजमेंट हो। नॉलेज के लिए हमने सबसे पहले आपदाओं का वर्गीकरण करके आपदाओं को समझा। इसके बाद आप लिखेंगे कि इन आपदाओं के संबंध में नॉलेज चाहिए। आपदाओं के बारे में तो पता लग गया, अब एक आपदा या दूसरी आपदा के बारे में डिटेल नॉलेज भी चाहिए, तो वो भी लिखिएगा, लेकिन आपको सारी नहीं लिखनी है। तो जो सबसे प्रभावशाली हैं, जैसे कोरोना के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, 2-3 लाइनें। भूकंप के बारे में लिखेंगे, आप लिख चुके हैं।
तो कुछ बेसिक जानकारी आपको आपदाओं के बारे में देनी है। तो ये चीज दिखाएगी कि किसी भी प्रबंधन में नॉलेज बेसिक्स चाहिए, और हमें सभी जितनी आपदाएं हमने लिखी हैं उन सबकी तकनीकी जानकारी चाहिए। लिखिए साफ साफ, ना केवल तकनीकी जानकारी चाहिए बल्कि विशेषज्ञ जानकारी चाहिए होती है। कब आती हैं, कैसे आती हैं, कहाँ कहाँ आती हैं, क्यों आती हैं, इन सब की जानकारी भी आवश्यक होती है। तो नॉलेज ही बचाव है, लास्ट में यह लिख देंगे आप, उपरोक्त के बारे में अधिकतम नॉलेज ही, अधिकतम ज्ञान ही बचाव कर सकता है। ठीक है ये बात। चलिए, तो अब आपदा प्रबंधन में प्रबंधन के बारे में बात करनी थोड़ी सी और नॉलेज से की हमने। तो आपदा प्रबंधन के 3 स्तर आप लिख देंगे, मुख्यतः 3 स्तर माने गए हैं। आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। ठीक है, तो आपदा पूर्व प्रबंधन में आपदाओं के संबंध में जानकारी आप लिखेंगे, ये मूल विषय है। दूसरा, पूर्व चेतावनी प्रणाली, पूर्व चेतावनी प्रणाली लिखी चाहिए होगी आपको। इसके अलावा और क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां आपदा के पूर्व का स्तर। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि वॉइस नहीं आ रही है, तो आप ये भी बता दो कि कहाँ से नहीं आई है। फिर से बोल देता हूँ, कहाँ से नहीं आई है वॉइस? सर पूर्व चेतावनी के बाद। पूर्व चेतावनी के बाद से नहीं आई है। यस सर। अच्छा, पूर्व चेतावनी के बाद तो मैंने क्या बताया था? अच्छा हाँ, पूर्व चेतावनी का मैंने बताया था आपको उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ पर आपदाओं की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इनको तकनीकी भाषा में सुभेद्य क्षेत्र कहा जाता है। सुभेद्य यानी वर्नेबल प्लेसेस। उदाहरण देंगे, जैसे हमें पता है कि भूस्खलन बरसात के दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर हिमालयन एरिया में ज्यादा होता है। तो हमने क्या किया, आपदा से प्रभावित नहीं, संभावित क्षेत्रों का पता लगा लिया। ठीक है, अगला इसमें काम होगा वहां के लोगों को जागरूक करने संदर्भ, वहां के लोगों को जागरूक करना इस संदर्भ में, प्लस वहां के लोगों को ट्रेनिंग देना उस संदर्भ में, जो आपदा वहां आती है उससे जुड़ी हुई ट्रेनिंग देना। तीसरी चीज होती है, अगली चीज होगी आने वाली आपदा को रोकने के प्रयास, रोकथाम संबंधी प्रयास होंगे। ये सब पूर्व तैयारी से है, ये आपदा की पूर्व तैयारी चरण है सबके सब। ठीक है, तो ये तैयारी करें कि आपदा आ जाएगी तो कैसे निपटेंगे, फिर से आनी तो है ही, तो निपटा कैसे जाए इस बात के लिए तो लोगों को तैयार करना और ट्रेनिंग देना। तो ये सब आपदा पूर्व तैयारी के चरण मान लिए जाएंगे। ठीक है, अब आपदा के समय की स्थितियां क्या हैं? तो आपदा समय की स्थितियां
स्पष्ट हैं कि लोगों को तुरंत राहत और बचाव कार्य कराना, लोगों को राहत और बचाव उपलब्ध कराना। आपदा पूर्व में एक चीज और लिखिएगा, एग्जाम्पल देके लिखिएगा। जैसे अभी उड़ीसा में कौन सा तूफान आया था, नाम मैं भूल गया उसका। अम्फान अम्फान सर अम्फान। नहीं, वो तो कोलकाता वाले में आया था, उससे नहीं पहले उड़ीसा सर, में आया था 2 महीने, नाम निसर्ग नहीं निसर्ग तो अभी फनी आया है। फनी फनी हाँ, फनी निसर्ग तो था गुजरात में, उड़ीसा में नहीं आया था। फैनी यस सर। तो फैनी फैनी वहाँ एग्जाम्पल यहाँ देके लिखिएगा। हाँ, फैनी के दौरान 2.5 से 3 लाख लोगों को उड़ीसा सरकार ने वहां से क्या कर दिया था, हटा दिया था। तो आपदा पूर्व में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना भी माना जाता है आपदा पूर्व में। यही चीज आपदा के समय भी होती है। जो लोग वहां से नहीं हट पाए हैं उनको आपदा के समय हम लिख रहे थे, तो आपदा के समय में एक चरण और आ जाएगा कि प्रभावित लोगों को सहायता और राहत कार्य पहुंचाना, दूसरा लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से हटाना। क्या कुछ लोग तो रहेंगे ही वहां, जाहिर सी बात है, तो उन्हें हटाना पड़ेगा इस दौरान। ठीक है, तो राहत और बचाव कार्य पे एक लंबा लिस्ट आप दे सकते हो, हॉस्पिटल पहुंचाना और वो सब बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोग वहां लिख देंगे कि क्या क्या और उपयोगी चीज है। ठीक है, आपदा के पश्चात क्या है? सबसे पहली चीज, आपदा के पश्चात पहली चीज है वहां का पुनर्वास। जो लोग वहां से विस्थापित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनका क्या करना होगा? आपको पुनर्वास, रिहेबिटेशन करना होगा। अच्छे से लिखिए रिहेबिटेशन, बहुत कम लोग लिखेंगे, लेकिन आप इसको अपना की पॉइंट बनाइएगा। रिहेबिटेशन का मतलब बहुत कुछ है। सबसे पहला रिहेबिटेशन उनकी आवास का होना चाहिए। नंबर 2, उनकी आजीविका का, लिवलीहुड का होना चाहिए। इकोनॉमिक होना चाहिए, कहने का मतलब रोजगार संबंधी, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो वो आर्थिक पैकेज देकर जिस तरह भी है वो आप बताएं। फिर पुनर्वास चाहिए उनको, जो कि समय लगेगा उसमें, सामाजिक पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। क्योंकि इसमें उदाहरण आप दे सकते हैं कि केदारनाथ की बाढ़ के बाद जो लोग मिसिंग हुए, वो उनमें से कुछ लोग मानसिक अवसाद और पागलपन की स्थिति में पाए गए, क्योंकि उन्होंने आपदा का वो भयावह मंजर देखा था। कुछ लोग तो बह ही गए, लेकिन बच गए सौभाग्य से, और जिन लोगों ने दूर से देखा वो भी मानसिक रूप से परेशान। तो ये मानसिक पुनर्वास की आवश्यकता है। सामाजिक पुनर्वास का मतलब होता है कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, वो एकदम से कोप अप नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी ये दोनों कैसे होंगे? काउंसलिंग से होंगे। तो जिस तरह की काउंसलिंग की आवश्यकता हो वहां उन्हें वो उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, फिर आपदा के प्रभावों का मूल्यांकन करना, क्योंकि आपदा अब जा चुकी है, इसलिए आप क्या करें? आपदा के प्रभावों का मूल्यांकन करें। इसके साथ साथ महामारियां ना फैलें, जैसे बाढ़ के बाद महामारी ज्यादा आती है तो उसको रोकना। तो ये जहाँ भी बाढ़ की, वहां पर टाइफाइड जैसे बीमारियां बहुत आसान हो जाती हैं, संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है, वो रोकना। और अंततः आप कह सकते हैं आपदा आई उससे संबंधित सूचनाओं को प्रयोग करना, क्योंकि हर आपदा, लिखिएगा साफ साफ, अपनी प्रकृति प्रभाव में विशिष्ट होती है। हर आपदा, चाहे एक ही कारण से बार बार क्यों नहीं आ रही हो, लेकिन हर आपदा से मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता है, सीखना चाहिए, क्योंकि हर आपदा की प्रकृति विशिष्ट होती है, प्रभाव में भी और कारणों में भी। जैसे हम कोरोना से सीख रहे हैं, अगर सीख लेंगे तो, है ना? तो इसकी चर्चा आप करेंगे वहां। यह आपदा प्रबंधन है। अब इसके लिए हुआ क्या क्या है, प्रयास क्या क्या हुआ, वहां पे आपको चर्चा करनी है। तो अपनी
स्लाइड में ही देखें, ये प्रयास आपको दिखाने हैं यहाँ पर, ठीक है। ये स्लाइड मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो लेकिन उपायों को भी आप कई भागों में बांट लें। सबसे पहले नीति संबंधी जो उपाय हैं, क्योंकि नीति होगी उसी हिसाब से काम बनेंगे, तो सबसे पहले नीतिगत उपायों की चर्चा आप करेंगे, और उसमें आपके सामने 4 चीजें दिख रही होंगी आपको, 5 इनफैक्ट 4 ही हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसके बाद बना इसी आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मतलब अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर बनी आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, जिसकी परिभाषा आप लिखकर आए थे 2009 में, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009। और इन तीनों पर किसका प्रभाव था वो नाम अब आपके सामने है, सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? जापान के कोबे शहर में इस पर चर्चा हुई थी 2015-16 में, और पूरे विश्व में आज इसी फ्रेमवर्क को फॉलो किया जा रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो जो चीजें मैंने आपको अभी बोली हैं, स्टार्टिंग में बताई थी, वो यहीं से हमने सीखी हैं। आप देख रहे होंगे फ्रेमवर्क 2016 के भी 4 हिस्से किए गए हैं नीचे। इसमें रोकथाम की बात हुई, प्रिवेंशन, शमन मिटिगेशन, प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स, और पुनर्वास रिकवरी, पुनर्वास नहीं पुनर्स्थापना, रिकवरी। रोकथाम, शमन, प्रतिक्रिया और पुनर्स्थापना, ये 4 शब्द हैं, 4 को अच्छे से लिखेंगे। ठीक है। और सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में आप चाहें तो, वैसे अब क्योंकि शब्द सीमा आपके यहाँ कम है इसलिए ना लिखें तो बेहतर ही है, अंत आप सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में एक पैराग्राफ पूरा लिख सकते हैं, इंप्रेसिव होगा। आपने सेंडाई नाम ये नहीं बहुत है, चल जाएगा इतने से, ठीक है। अब इस नीति के बाद शुरुआत हुई किसके लिए? आपदा प्रबंधन की एजेंसी और मंत्रालयों के लिए। तो भारत सरकार की तैयारियां हैं ये। आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर जगह के अनुसार एजेंसियां बनाई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय सभी प्रकार की आपदाओं के लिए एक नोडल एजेंसी है, ये आप लिखेंगे। राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री इसका हेड होता है। जिला स्तर पर डीएम इसका हेड हुआ है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कार्यालय हैं, और ग्राम स्तर पर ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति पंचायत के अंतर काम करती है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आपदा स्थानीय स्तर पर आती है, सरकारें बाद में पहुंचती हैं, लोग पहले पहुंचते हैं वहां। तो इसका महत्व आप दिखा सकते हैं कि किसी भी आपदा के प्रबंधन में सबसे बड़ी भूमिका 30, चौथे और 5वें स्तर की है। पार्टिसिपेशन के लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर पहली और दूसरी भूमिका महत्वपूर्ण है। इन एजेंसियों के अलावा आपदा प्रबंधन के लिए मंत्रालय विभाग भी बनाए भारत सरकार के द्वारा, वो लिस्ट आपके सामने है। आपदा प्रबंधन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक विमानन या उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय रेल दुर्घटना के लिए, गृह मंत्रालय केमिकल के लिए, गृह मंत्रालय फिर से जैविकी यानी बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर अटैक्स के लिए या डिजास्टर के लिए, और फिर पेंडेमिक यानी कोरोना के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय। आप भूमिका वर्तमान में देख ही रहे होंगे इस विभाग की। तो ये एजेंसियां बनाई गई हैं। इसके अलावा और लिखिए आप, इसके अलावा NEC नेशनल एग्जीक्यूटिव कमीशन ऑन डिजास्टर, ठीक है। NDRF नेशनल डिजास्टर रिएक्शन फोर्स होगा ये। NDRF, SDRF स्टेट डिजास्टर
होगा, NDRF होगा। इसके अलावा NIDM है, NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अगर और मंत्रालय लिखना है तो सूखे के लिए आप लिख सकते हो, एक मंत्रालय और है, कृषि मंत्रालय, जो सूखे के लिए काम करता है, ड्रॉट के लिए काम करता है। इसके अलावा लिखिए क्या प्रयास किए गए हैं, जरूर लिखिएगा इनको। नंबर 1, सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस बेसिकली एक्ट है 1968 का, जब युद्ध हुए हमारे पाकिस्तान और चाइना के साथ, तब इनका महत्व सामने आया और इनको बनाया गया था। ठीक है, तो सिविल डिफेंस को भी डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ा गया है। इसके अलावा पुलिस, होमगार्ड और फायर सर्विसेज, पुलिस, होमगार्ड और अग्निशमन सेवाएं जोड़ी गई हैं। इसमें और लिखें आर्म्ड फोर्सेस, टेरिटोरियल आर्मी यानी सशस्त्र बल और क्षेत्रीय सेना, इनको जोड़ा गया है। ये सब लिखने अच्छे से आपको। इसके अलावा भारत में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, जो सेंडाई फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जरूर लिखिएगा। चर्चा मैंने कर दी आपकी, जब मैं आपसे कह रहा था कि आपको ये लिखना है नीचे वाला स्तर, सा वाला, सॉरी ग्रामीण वाला, पंचायत वाला, यही हमारा आपदा का समुदाय आधारित प्रबंधन। मैंने पहले ही कहा, बिना समुदाय के पार्टिसिपेशन के आप आपदा को दूर नहीं कर सकते। आपदा दूर मतलब आपदा के प्रबंधन को आप बेहतर ढंग से लागू नहीं कर सकते। तो भारत ने समुदाय आधारित कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट को स्वीकार किया है, क्योंकि मानता है कि स्थानीय लोग जो भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वॉरियर वही हो रहे हैं, फर्स्ट विक्टिम भी वही होते हैं, सालों से रह रहे हैं, इसलिए उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा काउंट किया जाना चाहिए। इस भूमिका को स्वीकार किया गया है। यानी एक तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छे से दिखाई देता है, विकेंद्रीकरण बहुत अच्छे से दिख रहा है हमें। ठीक है, अब यही नहीं बल्कि आपदा से पूर्व में जो चेतावनी तंत्र है या सूचना तंत्र है, उसको विकसित करने के लिए हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए हुए हैं। शोध अनुसंधान देंगे आप, शोध अनुसंधान संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे, जो चेतावनी जारी करते हैं और सूचना एकत्रित करते हैं। तो आप नाम सबके लिखें, वहां एक दो ही याद रहेंगे आपको, तो लिख दीजिएगा। जैसे बाढ़ के लिए नेशनल वाटर कमीशन काम करता है, बाढ़ की चेतावनी यही जारी करेगा, नेशनल वाटर कमीशन, राष्ट्रीय जल आयोग। लैंडस्लाइडिंग के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजी नहीं, जियोलॉजिकल, भू सर्वेक्षण विभाग, जियोलॉजिकल। साइक्लोन के लिए भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए। इसके अलावा चेतावनी के लिए ही हमने तकनीकी का प्रयोग भी किया है, और तकनीकी में हम नाम लेंगे हमारे इनसेट्स का। तो इनसेट 3D और भी आए होंगे इसके बाद, इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इनसेट 3D 2013 में छोड़ा गया था। ठीक है, जो हमारी डिजास्टर को पहचानने में, रिलीफ वर्क को चलाने में मदद करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, उत्तराखंड में लिखेंगे तो हमें उत्तराखंड के एग्जाम्पल भी देने ही पड़ेंगे, उत्तराखंड के प्रयासों को बात करनी पड़ेगी। बहुत कुछ है मैनेजमेंट में, इतना जगह नहीं है कि हम सब कुछ लिख सकें, क्योंकि इसमें अगर आप चाहें तो और एड ऑन कर सकते थे। जैसे सेकंड ARC की रिपोर्ट भी है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें भी इसमें जोड़ी गई हैं, CAG की रिकमेंडेशन जोड़ी गई हैं। इसमें बहुत कुछ मैटर है मेरे पास, जो यहाँ उतना आवश्यक नहीं लग रहा मुझे। 2013 में क्या की रिपोर्ट आई थी,
इसको हम चुनौती के रूप में लिखेंगे कि चुनौती या सुझाव क्या है, तो क्या तो हम अपना आधार बना सकते हैं वहाँ पर, या जो ARC है उसकी सिफारिशों को हम सुझाव के रूप में ले लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा वो मैटर भी। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे थे? उत्तराखंड की बात कर रहे थे। तो उत्तराखंड बहुत मोस्ट डिजास्टर प्रोन एरिया है, तो यहाँ भी कुछ प्रयास किए गए हैं, तो उन्हें आप लिख लेंगे। जैसे भूकंप से बचने के लिए हमारे यहाँ जापानी मॉडल यूज की, मैंने आपको लिखाया था सिंगापुर मॉडल यूज हुआ है, जापानी मॉडल यूज हो रहा है। तो जापानी मॉडल वर्ल्ड में यूज हो रहा है मकान बनाने के लिए, भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए, तो हम वो यहाँ यूज कर रहे हैं उसे। एशियाई बैंक की सहायता से हमारे यहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम स्टैब्लिश किया गया है। अर्ली वार्निंग इसके लिए, वेदर के लिए, एक मसूरी में लगाया गया है डॉपलर और दूसरा नैनीताल में आई थिंक 2 डॉपलर लगे हैं जो विशेषकर बारिश की भविष्यवाणी करेंगे। तो इससे हमारे यहाँ स्लाइडिंग जो है, क्लाउड बस्टिंग है, उसको रोका जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाए जा रहे हैं हमारे यहाँ, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, ऑटोमेटिक रेन गेज स्टैब्लिश किए गए हैं। नहीं, ये एक्चुअली जो डॉपलर लगे हैं वो दीना पानी अल्मोड़ा में है और सुरकुंडा मसूरी नहीं टिहरी में है, तो बदल दीजिए उस पॉइंट को। दीना पानी अल्मोड़ा और सिरकुंडा टिहरी में लगा है। और जो ऑटोमेटिक वेदर सेंटर है वो त्यूनी, घनसाली और गैरसैंण में लगाए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक वेदर सेंटर त्यूनी, घनसाली और गैरसैंण में लगाए जा रहे हैं। ठीक है, सर अभी करंट की न्यूज है कि जो गैरसैंण को मकान हमारे बनाया जाए, बंगाल। हाँ तो ठीक है, हमें और दिखाना पड़ेगा। राजधानी अगर हमारी वो रहेगी तो हमें और ज्यादा जरूरत है भविष्य मौसम की जानकारी। ठीक है, हम बात कर रहे थे आपदा से, डिजास्टर में बचने के लिए मकानों के बनाने के लिए सरकार 5 लाख की धनराशि भी दे रही है। यानी आपका मकान अर्थक्वेक प्रूफ हो, इसके लिए 5 लाख रुपए को आपको सहायता भी दी जा रही है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के संबंध में जानकारी आपके पास है। अब जाहिर सी बात है चुनौतियों की बात करनी होगी। तो चुनौतियों में आप देखें, नंबर 1 ठोस बुनियादी ढांचा। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे चुनौतियां क्या हैं कि जो आपदाएं पूर्व सूचनीय हैं या मानव की वजह से पैदा हो रही हैं, उन पर तो हम काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जो अपूर्व सूचनीय हैं उनके लिए चुनौतियां ज्यादा बड़ी हैं। टाइम तो ये लिखेंगे। ठीक है, दूसरी चुनौती हम लिखेंगे वही जो लाइन मैंने आपको लिखाई थी कि प्रकृति मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, जरूरतों को पूरा करने के लिए है। तो वाला पैराग्राफ फिर से जोड़ देंगे आप कि किस तरह से मनुष्य लालची हुआ है और परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। यहाँ जरूर लिखें, इसका अर्थ ये नहीं कि आपदाएं पहले नहीं आती थी, आपदाएं पहले भी आती थी, लेकिन बारंबारता यानी फ्रिक्वेंसी और प्रभाव उतने नकारात्मक नहीं होते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप चुनौतियों को 2 हो गई। तीसरा आप लिखेंगे अभी भी हमें आधारभूत ढांचे की जरूरत है, और कोरोना के असर ने, कोरोना के दर्द ने पूरे विश्व की कलाई खोल दी कि हम अभी भी दावा भले ही करते रहे WHO जैसे संस्थान, अमेरिका जैसे संस्थान, देश, कि हम किसी भी समस्या से निपट सकते हैं, लेकिन अमेरिका ही सबसे ज्यादा विक्टिम है। तो हमें बहुत दीर्घकालिक आधारभूत ढांचे, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने देखा किसी भी देश के पास सभी लोगों की टेस्ट करने की क्षमता नहीं। इससे बड़ी समस्या नहीं हो सकती मानव के साथ। समस्या मतलब जो देश में कहते हैं कि हम संप्रभु हैं, हम सुप्रीम हैं, वो भी अपने लोगों के टेस्ट नहीं करवा पा रहे। तो इससे बड़ी चुनौती कुछ नहीं हो सकती। खैर,
आगे लिखें। चुनौती क्या है? आपदा के समय राहत कार्यों को चलाने और अच्छे से चलाने की चुनौती आती है। तो उसके लिए हमें काम करना होगा, लोगों को वहाँ से तुरंत हटाना पड़ता है और इसके लिए हमारे पास हमेशा समय और साधन कम पड़ते हैं, वहाँ पर काम करना होगा। जैसे मैंने अभी कोरोना का एग्जाम्पल दिया, हम टेस्ट ही नहीं करा पा रहे हैं, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास डेड बॉडी को रखने के लिए मोर्चरी नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो ये सब दिखा रहा है कि आपदा के समय तैयारियां पूरी नहीं। फिर जनधन की हानि को कम करना, लॉसेस को कम करना जरूरी होगा। आपदा के कारणों को जानकर उनको दूर करना जरूरी होगा। ठीक है, और सबसे जरूरी होगा पुनर्वास कार्य। पुनर्वास कार्य, इस पर विशेष मेहनत की आवश्यकता है। कोरोना खत्म हो जाए ये समस्या नहीं है, समस्या है कि कोरोना के बाद कैसे स्थिति क्या बनने वाली है। तो सब लोग उसको लेकर चिंतित हैं। तो कोरोना का एग्जाम्पल बार बार आएगा और आपको देना ही है। ठीक है, तो सटीक जानकारी का अभाव, सटीक तैयारी का अभाव, आधारभूत ढांचे का अभाव, कोऑर्डिनेशन का अभाव, है ना। पॉलिसी पैरालिसिस दिख रही है कि पहले लॉकडाउन बंद किया, लॉकडाउन किया, लॉकडाउन खोला, तो एक निश्चित नीति का अभाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, अंत में निष्कर्ष, मानव की बिझी विषय लड़ने की ताकत है उसको दिखाएं कि जो आपदाएं मानव की वजह से आती हैं, मानवों को फेस करनी पड़ती हैं, उनसे मुक्ति का उपाय भी मानव को ही खोजना होगा, खोजता भी है, क्योंकि आपदाएं तो रुकेंगी नहीं। जो प्राकृतिक हैं कम से कम वो तो नहीं रुकेंगी, लेकिन उनकी बारंबारता यानी फ्रिक्वेंसी को कम किया जा सकता है। सटीक जानकारी से उनके असर को कम किया जा सकता है। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि मामूली सा परहेज लंबे उपचार के बराबर है। प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, लिखा है। इसके साथ आप अपना जवाब खत्म करेंगे। तो आई होप This conference will now be recorded.